बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कैपिटल किसे बोलते हैं। कैपिटल का सिंपल मतलब है जी सरमाया। जिस तरह के इंडिविजुअल ने जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, किसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, वो घर बनाना है, तो बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसे कुछ अमाउंट की ज़रूरत होती है, किसी कैपिटल की ज़रूरत होती है, किसी सरमाए की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर किसी गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्ट करने हैं, डैम बनाने हैं, मतलब एजुकेशन फील्ड को बेहतर करना है, पॉवर्टी ख़त्म करनी है, या कोई भी प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो उसको भी सरमाए की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं और कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। इट इज़ आल्सो नाउन एज कैपिटल एक्यूमुलेटेड। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेफिनेशंस। प्रोफेसर डिलट कहते हैं जी, इंक्रीज इन अ रियल एसेट ऑफ कंट्री इज नाउन एज कैपिटल फॉर्मेशन। लाइक रियल एसेट से मुराद इधर डैम्स, ब्रिज, फैक्ट्रीज, रोड्स, एजुकेशन स्ट्रक्चर, इसके अंदर न्यूमेरिकली एंड नॉन न्यूमेरिकली दोनों चीज़ें आ रही हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। किसी भी मुल्क की क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चीज़ों के अंदर जब इंक्रीज होता है इन सेंस ऑफ रियल एसेट्स, तो वो कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन या कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। सिंगर कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ टेंजिबल गुड्स लाइक प्लांट्स, टूल्स एंड मशीनरी एंड इनटेंजिबल गुड्स लाइक हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, साइंटिफिक know-how, एक्सेट्रा। तो सिंपल इज डैट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि जब मुल्क के अंदर रियल एसेट्स में इजाफा हो, उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंटरनल और डोमेस्टिक सोर्सेज, एक्सटर्नल और फॉरेन सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज के अंदर सेविंग्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक बारविंग, यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल और फॉरेन सोर्सेज के अंदर फॉरेन एड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स। नंबर 1, इंटरनल और डोमेस्टिक सोर्सेज। इंटरनल और डोमेस्टिक सोर्सेज में सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स पे। सेविंग से मुराद है कि आज क्या हम सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, इसे हम सेविंग्स कहते हैं। पोस्टपोन्ड कंजप्शन और सेविंग्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग्स की दो टाइप्स हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी सेविंग। वॉलंटरी सेविंग्स के बेसिकली दो सोर्सेज हैं, हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर्स, जो बेसिकली हमारी नॉर्मल रूटीन की सेविंग्स होती हैं किसी भी घर की या किसी भी बिजनेस सेक्टर की, उसे हम ऐसी सेविंग्स को हम वॉलंटरी सेविंग्स कहते हैं। पर कैपिटल इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जैसे फैक्टर्स हैं जो कि वॉलंटरी सेविंग्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर that directly influence the income of people and adversely affected the saving। जाहिर सी बात है, जब किसी मुल्क के अंदर लोगों की आमदनी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, उससे लोगों की इनकम नहीं होगी। जब इनकम कम या इनकम नहीं होगी तो उससे सेविंग्स अफेक्ट होंगी। आल्सो अफेक्टेड बाय इम्पोर्ट गुड्स और लग्जरी एक्टिविटीज़। जब लोग अनप्रोडक्टिव कामों के अंदर ज़्यादा होंगे, लोग माशरे के अंदर अपना रहना सहना दिखा रहे होंगे या लग्जरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होगी, तो भी उनकी सेविंग्स कम होगी। एट द सेम टाइम बिजनेस फेस द प्रॉब्लम सच एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फियर ऑफ नेशनलाइजेशन। तो जो बिजनेस के ऑनर्स होते हैं, उनका बुनियादी मकसद होता है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना या ऑनरशिप। तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो ज़्यादा खतरात होते हैं या फियर होते हैं वो ये होते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, आए दिन हड़तालें आ जाती हैं, लॉकडाउन्स आ जाते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो अदारों को नेशनलाइज्ड कर देती है, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है, तो लोग इस तरह से सेविंग कम करते हैं। तो बुनियादी वॉलंटरी सेविंग से मुराद ऐसी सेविंग्स हैं जो कि बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड बुनियादी जो हमारी आम सेविंग होगी थी, हम वॉलंटरी सेविंग कहेंगे। इनवॉलंटरी सेविंग्स। इन द डेवलपिंग कंट्रीज द इनकम पर कैपिटल ऑफ द पीपल इज लो as the flow of saving is insufficient to meet the capital needs
of the country. The government therefore adopts measures which restrict consumption and increase the volume of saving. तो जब गवर्नमेंट देखती है कि लोग जो है वो लग्जरी आइटम्स पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या लोग सेविंग की तरफ नहीं आ रहे, तो जो गवर्नमेंट है वो लोगों को माइल करती है कि वो सेविंग की तरफ आएँ। उसमें दो तरीके आ सकते हैं, दो जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ हैं या ट्रेडिशनल मेथड हैं वो अपनाती हैं। नंबर 1 टैक्स सिस्टम या टैक्सेशन, कंपल्सरी सेविंग स्कीम्स की बात कर सकते हैं। अच्छा, अब जब टैक्सेशन की हम बात करेंगे तो टैक्सेशन में गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि लोगों की इनकम लो होती है तो ज़ाहिर बात है उनकी सेविंग्स भी लो हैं। तो जब उनकी इनकम लो है तो उनके ऊपर जो हाई टैक्स रेट है वो वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। अगर वो हाई टैक्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात पे वो खर्च करते हैं वो भी खर्च वो नहीं कर पाएंगे। सेकंड वन इज़ पब्लिक बार्विंग। पब्लिक बार्विंग आल्सो नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट डेट और नेशनल डेट। डेट कहते हैं कर्जा को, बार्विंग से मुराद है उधार लेना, तो गवर्नमेंट पब्लिक से उधार ले लेती है। द वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स कैन बी इंक्रीज थ्रू गवर्नमेंट बार्विंग। द गवर्नमेंट इशू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, जिसमें प्राइस बॉन्ड, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स। बेसिकली ये जो सर्टिफिकेट्स या बॉन्ड्स या जो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट की इश्यूज़ होती हैं, ये होती हैं जनरल पब्लिक को इशूज़ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सेंट्रल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, लोन एसोसिएशंस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं, जिसको गवर्नमेंट इशू करती है वो ये बॉन्ड्स खरीद के उसके बदले जो पैसे होते हैं वो दे देते हैं। अब ये जो ये सेल या परचेज़ किधर से होते हैं? बेसिकली ये सेल परचेज़ नहीं होते, जब गवर्नमेंट इशू करती है तो ये आपको खरीदने होते हैं। तो हम इस कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आप ये खरीद सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर कमेटी से, ऑफिस ऑफ नेशनल सेविंग सेंटर जिसे हम कौमी बचत बैंक भी कह सकते हैं, एंड डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स के जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिसको डेजिग्नेट किया हो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसे भी आप ये खरीद सकते हैं। पीपल बीइंग इलिटरेट प्रेफर टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इन गोल्ड एंड ज्वेलरीज, या ज्वेलर वाली चीज़ों के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट करने को वो ज़्यादा तरजीह देते हैं और वो इसको नहीं बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये भी एक लैक है जिससे मुल्क की सेविंग कम होती है। तो पब्लिक बार्विंग के अंदर सिंपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, लोकल पब्लिक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन बॉन्ड्स को खरीदते हैं और उसके बदले गवर्नमेंट को पैसे चले जाते हैं, जिससे जो गवर्नमेंट ने प्लान की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कि रोड्स बनानी है, स्कूल बेहतर करने हैं, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, उन चीज़ों के ऊपर खर्च करती है। Price bond never expire and may be held for as long as you choose. You can cash your price bond in at any time after the minimum holding period of 90 days, and you will receive the full face value on your price bond within 7 working days. कि आपके पास जो बॉन्ड है, अगर आपके पास 90 दिन हो गए आप होल्डर है उसके, तो आप उसको सेल करके या उसको वापस करके आप जो आपकी अमाउंट फेस वैल्यू है वो आप उनसे ले सकते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग में सबसे पहले हमें डेफिसिट और सरप्लस का पता होना चाहिए। डेफिसिट कहते हैं जब किसी भी मुल्क के एक्सपेंसेस उसके रेवेन्यू से ज़्यादा हों तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं। जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो रहे हैं तो उसे हम सरप्लस किया जाते हैं। जो पाकिस्तान में बजट भी पेश किया जाता है, इवन किसी भी मुल्क का बजट पेश किया जाता है, या तो वो डेफिसिट होगा या वो सरप्लस होगा। अगर तो सरप्लस है तो बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि उस मुल्क की आमदनी बहुत ज़्यादा है उसके एक्सपेंसेस के मुकाबले में। अगर तो बजट डेफिसिट है, द गैप, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, द गैप बीइंग कवर्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेल ऑफ बॉन्ड्स और बाय प्रिंटिंग न्यू मनी। तो गवर्नमेंट को ज़ाहिर बात है पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो बॉन्ड्स सेल कर देगी या क्या करेगी, नए
नोट इशू करेगी। तो इसमें एक फैक्ट ये भी आता है कि जब वो नए नोट ज़्यादा इशू करती जाएगी तो जितने ज़्यादा नोट इशू होते जाएंगे और बैकएंड के ऊपर हमारे पास गोल्ड की वो सेविंग भी नहीं है या कुछ रिज़र्व नहीं है, तो हमारी जो नोट्स, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। In the developed countries, this method is used for increasing effective demand and ensuring countries' high level of economic activities. Internal और domestic resources के अंदर last one, utilization of idle resources. In the developing countries of the world, there are many resources which remain unutilized and underutilized. If they are properly tapped and diverted to production purpose, the rate of capital formation can increase rapidly. इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड कोल एक्सेट्रा। अच्छा, पाकिस्तान के पास कोयला भी है, नमक भी है, नेचुरल गैसेस भी हैं, ऑयल भी है, लेकिन हमारे पास वो मशीनरी नहीं जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकें, या हमारा करप्शन रेट इतना ज़्यादा है कि हम वो काम ही नहीं होने देते। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि आइडल पड़े हैं, बेकार हैं। अगर हम उनको प्रोडक्टिव बना दें या उन पे प्रोडक्टिव काम करना स्टार्ट कर दें तो पाकिस्तान का जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, if the surplus farmers are employed at nominal wages in or near their villages for the construction of roads, tube wells, canals, school building, etc. तो क्या होगा, जो उधर के रहने वाले लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और मुल्क के अंदर जब रोज़गार होगा, एम्प्लॉयमेंट लोग होंगे, लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो सारी बात है मुल्क के अंदर पैसे आएंगे, उससे सेविंग्स भी इंक्रीज़ होंगी, मुल्क के अंदर जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए, या गवर्नमेंट अपना अगर इंक्रीज़ करना चाहे तो वो जो आइडल उनके रिसोर्सेज पड़े हैं उनको वो यूटिलाइज फॉर्म में लेके आएँ ताकि मुल्क के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो सके। Second one, external or foreign sources. Foreign aid. Less developed countries characterized as capital poor economies. There is not only an extremely small capital stock, but current rate of capital formation is also very low. जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिहाज से अगर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखा जाए तो रिच कंट्रीज़ में पुअर कैपिटल इकोनॉमीज भी कहते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट फॉरेन एड्स टेंड टू राइज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, राइज द प्रोडक्टिविटी, राइज द एम्प्लॉयमेंट रेट। ये वो कुछ पर्पज़ हो सकते हैं जिसकी बिना के ऊपर जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो रिच कंट्री से एड लेती हैं ताकि उनका मुल्क भी डेवलप्ड हो सके। लाइक यूएसएड जो है, according to the USAID website, they have built or repaired 989 schools across Pakistan. USAID अक्सर टीवी में अब ऐड भी आ रहे हैं इसके, तो ये बेसिकली पाकिस्तान को ज़्यादातर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को अक्सर ये एड प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो भी डेवलप हों। इसके पीछे इनके क्या मकसद हैं, क्या मफादात हैं, वो हमारा टॉपिक भी नहीं सुन रहे थे, हम उस पर बात भी नहीं कर रहे। Second one is foreign investment. So first one is direct investment, second one is indirect investment. बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई पे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री into business industry located in another country. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल कह सकते हैं, या कोई भी फर्म या कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या करता है, किसी दूसरे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, उधर फैक्ट्रीज लगाता है ताकि उधर प्रोडक्शन क्रिएट हो। फॉर एग्जांपल अगर आईफोन चाइना में बन रहा है, चाइना में क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है, तो दूसरे कंट्रीज उधर जाके फैक्ट्रीज लगा रहे हैं और उनसे वो अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। जब
किसी भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन होगी या किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर प्रोडक्शन होगी तो उस मुल्क के अंदर बेसिकली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रही है। Generally, FDI takes place when an investor established foreign business operations or acquires foreign business assets in a foreign company. इसके अंदर जिसे हम बोलते हैं MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल से मुराद ही क्या है कि अगर एक कोका कोला पाकिस्तान में भी है, कनाडा में भी है, इंडिया में भी है, तो एक से ज़्यादा मालिक के अंदर वो काम कर रही है, उसकी डायरेक्ट फैक्ट्रीज लगी हैं जिसके ज़रिए उस मुल्क के अंदर रोज़गार भी आ रहा है, उस मुल्क की टेक्नोलॉजी भी बेहतर हो रही है, उस मुल्क को टैक्स भी मिल रहा है। क्या तो जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होता है। FDI involves much more than simple transfer of capital. MNCs carry with the technology। मैंने जिस तरह भी मैंने बात की कि एक पैसा तो आ ही रहा है, पैसे के साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, उनकी जो मैनेजरियल सर्विसेज हैं, जो उनकी वो स्किल्स हैं, जो उनके काम करने के डेवलप तरीके हैं, वो दूसरे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट होंगे तो उस मुल्क की ज़ाहिर बात है कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ ग्रोथ में भी इजाफा होगा या उनके जो उधर लोग काम कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट भी होगी। Foreign indirect investment, it is also called financial or portfolio investment। अच्छा, फॉरेन इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मुराद अगर हम सिंपल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि हम कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर हमें रिटर्न मिलेगा। और पोर्टफोलियो से मुराद होता है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि हम एक ही बास्केट के अंदर सारे अंडे नहीं रख रहे, क्योंकि अगर बास्केट गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि अगर किसी एक कंट्री से या एक स्टॉक एक्सचेंज से उन्हें लॉस हो रहा है तो दूसरी से उन्हें फ़ायदा भी तो हो रहा होगा, तो इस तरह उनका वो मैनेज हो जाता है। इसलिए हम इसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। फॉरेन इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स corporations, financial institutions and private investors that purchase shares in foreign companies that trade on foreign stock exchange. There is a big difference between foreign direct investment and foreign indirect investment। अगर foreign direct investment की बात की जाए तो foreign direct investment के अंदर वो जो इंडिविजुअल है या वो इंस्टीट्यूशन है या वो फर्म है जो किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके फैक्ट्री लगा रही है, उस मुल्क के अंदर मशीनरी इंस्टॉल कर रही है। जबकि अगर बात की जाए फॉरेन इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर तो जो फॉरेन के अंदर जाके हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो स्टॉक के अंदर या बॉन्ड के अंदर, बेसिकली हम उनके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट में हम स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लस हम उधर अपनी प्रोडक्शन यूनिट भी लगा रहे हैं। लेकिन फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम सिंपल ही उनकी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस। लास्ट वन ऑफ फॉरेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स। बेसिकली ये कोई तरीका तो नहीं, लेकिन हम इसको अगर कंट्रोल कर रहे हैं, इम्पोर्ट्स को भी अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारे कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो सकता है। बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट मेजर्स टू रिड्यूस इम्पोर्ट लाइक टैरिफ कोटा, अ नेशन कैन रिस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वालों ने बी ऑस्ट्रेलियन बाय ऑस्ट्रेलियन के उनके वो जिंगल थे कि अगर आप इसको अगर आप ऑस्ट्रेलियन हो तो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट खरीदो। अभी कुछ अर्सा पहले चाइना और इंडिया के आपस में तनाज़ा हुए तो इंडिया वालों ने जी कैप्स पहना स्टार्ट कर दें, जिस तरह जी कि अगर आप इंडियन हैं तो सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को तरजीह दें या इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदें। तो जो बेसिकली नेशन जो भी होती है, जो कौम होती है, अगर इस तरह की जिंगल्स इस्तेमाल करते हैं तो मे भी शायद इम्प्रूवमेंट आए। और अगर आप टैरिफ या कोटा सिस्टम रख देते हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर, लग्जरी आइटम्स के ऊपर, अगर आप रिस्ट्रिक्शन या कुछ रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी या सख्त कोई भी पॉलिसी बना देते हैं तो मे बी इम्पोर्ट्स को क्लोज किया जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर अंडरस्टैंड किया कि अगर इम्पोर्ट किसी भी मुल्क की ज़्यादा होंगी तो उस मुल्क का जो बैलेंस होगा वो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा।
तो अगर किसी भी मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स को कम कर दिया जाए तो उसकी कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाएगी।